नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार 2024 का महासंग्राम। जी हाँ, हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में क्या होगा, किस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो समीकरण था वह 2024 में करीब करीब बदल सा गया है। वैसे में हर लोकसभा के हिसाब से आपके साथ बैठ करके विश्लेषण कर रहे हैं। आपको एक एक चीज बताएंगे, जो चीजें जो बातें आपको वोटिंग से पहले जानना जरूरी है, ताकि आपको वोटिंग करने में सुविधा हो सके। किस कैंडिडेट ने कैसा काम किया है, किस पार्टी ने क्या कुछ किया है, उन तमाम बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं। आज पाटलिपुत्र लोकसभा की हम चर्चा करेंगे। सुमन जी, पाटलिपुत्र लोकसभा की क्या है स्थिति 2024 में, क्योंकि यहाँ तो 2019 में भी रामकृपाल यादव थे, इसके पहले भी लगातार रामकृपाल यादव जीतते आए हैं। वैसे में अभी क्या स्थिति है, जातीय समीकरण से लेकर के तमाम वो बातें जो जनता के लिए जानना है जरूरी। जी, ऐसा है कि बिहार में टोटल लोकसभा की सीटें हैं 40 और इन 40 लोकसभा क्षेत्र में अगर सबकी निगाह सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर रहती है तो वो सीट है पाटलिपुत्र लोकसभा से। उसका कारण ये है कि पिछले 3 बार से लालू परिवार उस सीट से स्वयं लड़ रहा है। जैसा कि 2009 में लालू यादव खुद लड़े थे और 2014 और 2019 में मीसा भारती चुनाव में लड़ी। पाटलिपुत्र लोकसभा पर दिलचस्पी और बढ़ जाती है क्योंकि सभी लोगों को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में यादवों के एकमात्र सर्वमान्य नेता अगर कोई है तो वो है लालू यादव। इसके अलावा कोई दूसरा उनके समकक्ष भी नहीं। लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा का एक बड़ा अजीब विचित्र संयोग है कि जिस पाटलिपुत्र लोकसभा में 4 लाख से ऊपर यादवों की संख्या है, उस पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार लालू प्रसाद एंड फैमिली को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसमें से एक बार लालू यादव खुद 2009 में अपने राजनीतिक गुरु रंजन यादव से हारे हैं और पिछले 2 बार के चुनाव में लगातार रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनाव में हराया। जी, अगर हम 2019 की बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पुराना चुनावों की चर्चा करके अपने दर्शकों का समय खराब न करें, इसलिए हम पिछले 2-3 चुनाव की ही चर्चा मुख्यतः करना चाहते हैं। जैसा कि 2019 को अगर हम देखते हैं तो 2019 में रामकृपाल यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, इन्होंने 5,09,000 वोट लाने का काम किया था, जबकि मीसा भारती जो थी उनको नेक टू नेक फाइट उन्होंने दिया, लेकिन वो 4,70,000 वोट पर सिमट गई। यानी करीबन 39,000 वोटों से रामकृपाल यादव विजयी हो गए थे। टोटल वोटर कितने हैं? करीब करीब 18 लाख के आसपास माना जाता है। टोटल वोट, पाटलिपुत्र लोकसभा बहुत बड़ा सीट है और वहां पर टोटल वोटरों की संख्या करीबन 19 लाख है। 19 लाख में 55-56% पोल हुआ। 56% वोटिंग हुआ था। 10,78,000 लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामकृपाल यादव को वोट दिया। 5,09,000 लोगों ने रामकृपाल यादव को दिया। मैं 2014 पर जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा वहां का सामाजिक और जातिगत आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही कहा, पाटलिपुत्र लोकसभा में यादवों की संख्या 4 लाख से ऊपर है। कुछ लोग 4.5 लाख का दावा करते हैं, कुछ लोग 5 लाख का दावा करते हैं, हम 4 लाख से ऊपर। भूमिहारों की संख्या भी तो है। जी, भूमिहारों की संख्या भी 3 लाख के आसपास में है। इसके अलावा पाटलिपुत्र लोकसभा में कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कुर्मी और कोयरी वोटरों की संख्या भी बहुत जबरदस्त है। अगर टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 3 लाख के आसपास में कुर्मी और कोयरी वोटरों की संख्या भी चली जाती है। यादवों की मुसलमानों की संख्या भी 7.5-8% के आसपास में है, तो उनकी संख्या भी करीबन आपको 1.5 लाख के आसपास में बन जाती है। इसके अलावा SC/ST आबादी की बात करते हैं, पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, तो उनका प्रतिशत भी करीबन 17.5 से 18% है, जो कि आपको 4 लाख के आसपास में बैठता है। अभी 2019 के चुनाव का जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, सबसे मजेदार बात क्या है कि पिछले 3 बार से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार वहां पर जीत रहे हैं, जदयू जीत रहे हैं। 2009 में लालू जी को उनके राजनीतिक गुरु रंजन यादव ने हराया था, लेकिन अभी का वर्तमान क्या, अगर आप विधानसभा वाइज
वहां का समीकरण देखते हैं तो 6 की 6 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास है। हाँ, पाटलिपुत्र लोकसभा में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें दानापुर, मनेर और मसौढ़ी, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का कब्जा है। फुलवारी शरीफ और पालीगंज, इस पर भाकपा माले का कब्जा है। और विक्रम में सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस जी कांग्रेस के हैं। तो यानी कि ये 6 और ये तब की परिस्थिति है जब 2020 में भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा जी। तो ये तो एक अलग मजे की बात यह है कि 19 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार और आप यहाँ कह सकते हैं मोदी जी जब साथ में थे, तब आपने लोकसभा का सीट निकाला। लेकिन वही 2020 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। वैसे में 6 की 6 सीटें लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों ने ले लिया। यह बहुत बड़ी बात है, लालू प्रसाद यादव के जनाधार को दिखाता है। लालू यादव एक जनाधार वाले नेता हैं और बिहार में उनसे बड़ा जनाधार किसका, किसी का नहीं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से 6 विधानसभा मतलब उनका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से उन्होंने जीता, लोकसभा में स्वयं लालू परिवार खड़ा होता है तो हार जाता है। देखिए उसका कारण है, आप बात समझिए। रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जिनको जन नेता की उपाधि मिली हुई है। रामकृपाल यादव के बारे में एक सरहा कहा जाता है, कई बार लोग हंसी में भी कहते हैं कि अगर आप सत्यनारायण भगवान का भी पूजा कराते हैं और रामकृपाल यादव को न्योता देते हैं तो वो वहां भी उपस्थित हो जाते हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और आप देखेंगे कि इधर कुछ वर्षों से रामकृपाल यादव के छोटे पुत्र अभिमन्यु यादव, उन्होंने एक टीम अभिमन्यु नाम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में युवा उनसे जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु यादव भी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं और आप देखते होंगे कि बराबर वो चिराग पासवान से मुलाकात करते रहते हैं, से मुलाकात करते रहते हैं। तो रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र में जिस जगह पर नहीं जा पाते हैं समय के अभाव के कारण, चूंकि रामकृपाल यादव का भी तो उम्र काफी अच्छा खासा हो गया, हर जगह तो पहुंच नहीं सकते हैं। अभिमन्यु यादव युवा है तो वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर, अघोषित प्रतिनिधि के तौर पर वो क्षेत्र में घूमते हैं। जैसा मैंने बताया, अभिमन्यु बहुत ही युवा है और युवाओं के बीच में उनकी काफी अच्छी पैठ बनती है। तो लेकिन यही अगर आप यादवों के सबसे बड़े नेता है लालू यादव, लेकिन देखिए आपके साथ में अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट। माइनस पॉइंट क्या है लालू यादव के साथ, मैं बताता हूँ। मीसा भारती 2014 और 19 का चुनाव दोनों आरजेडी के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा से लड़ती है। लेकिन आप जाके पाटलिपुत्र की जनता से पूछिए कि इन दोनों चुनावों के बीच में वो पाटलिपुत्र लोकसभा में कितनी बार गई जी। बड़ी बात है ये। जब भी चुनाव जनता के बीच में जब आप नहीं रहिएगा, आपने अभी जैसा कहा रामकृपाल यादव सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी चले जाते हैं, तो हमने देखा है व्यक्तिगत तौर पर रामकृपाल यादव जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे उस समय भी आम आदमी के लिए इजी अवेलेबल थे। आज भी आप जाइएगा तो गांधी मैदान में आम आदमी की तरफ बैठे रहते हैं, गोरिया टोली में उनका जो घर है, आप सीधे किसी भाया मीडिया की जरूरत नहीं है, सीधे उनसे मिलिए। जो भी शिकायत है, हर व्यक्ति की शिकायत सुनने के बाद ही वो वहां से उठते हैं बिना ब्रश किए, जबकि डायबिटीज के मरीज हैं, उम्र के साथ कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद रामकृपाल यादव एक एक लोगों का हमने कई बार देखा है, एक दो बार नहीं देखा है, कई बार देखा है कि बिना किसी की शिकायत को सुनिए नहीं कि आप आए हैं, हम चल दिए, हमको कहीं जाना है, अब उससे फोन करके बात करना, अगर अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं तो 5 मिनट वेट करते हैं। वैसे में रामकृपाल यादव को अगर नेता ना कहकर सीधे कहा जाए कि जनता का सेवक है तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस पर मैं थोड़ा आगे आना चाहता हूं। देखिए आरजेडी में मीसा भारती की लगातार 2 बार हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी में किसी की कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं भी वहां का दावेदार हूं। लेकिन दबी जुबान से भाई वीरेंद्र और जो कि मनेर के विधायक हैं और दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव, इन दोनों की इच्छा है कि इस बार मीसा भारती, चूंकि वो भी वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, तो इन दोनों की इच्छा है कि अगर मीसा भारती सरेंडर कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे नहीं इस बार चुनाव लड़ना है, तो भाई वीरेंद्र और दानापुर विधायक रीतलाल यादव लड़ना चाहते हैं। और मैं एक मजे की बात बताता हूं कि ये दोनों जो नेता का मैंने नाम लिया, ये दोनों अपने क्षेत्र में बहुत घूमते हैं, रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों भी अपने क्षेत्र में बहुत घूमते हैं और काफी एक्टिव नेता है।
आरजेडी में भाई वीरेंद्र का तो काफी सालों का इतिहास रहा है, और इधर कुछ वर्ष में आप देखेंगे कि दानापुर में रीतलाल यादव भी काफी लोकप्रिय हुए। तो आज के डेट में अगर पाटलिपुत्र लोकसभा का टिकट मीसा भारती को मिलता है, उसके बनिस्बत अगर रीतलाल यादव या भाई वीरेंद्र को मिलता है, तो इनके जीतने का परसेंटेज रेशियो ज्यादा निकल कर आएगा मीसा भारती के। मतलब लालू परिवार, लालू यादव जो बिहार में यादवों के नेता माने जाते हैं, पिछड़ों के गरीबों के नेता माने जाते हैं, कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव किसी जानवर को भी किसी सीट से खड़ा कर देंगे, आपको याद होगा वो दौर, तो वो जीत जाएगा। वैसे लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को नहीं जिता पा रहे हैं पाटलिपुत्र सीट से, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि अगर रीतलाल यादव या भाई वीरेंद्र अगर खड़ा होते हैं तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि दोनों यादव समाज से ही आते हैं, दोनों विधायक भी हैं वहां के। भाई वीरेंद्र को दोनों लालू यादव के शिष्य हैं। लालू यादव के शिष्य तो रामकृपाल यादव भी हैं जी। लालू यादव, रामकृपाल यादव किस पाठशाला से निकले हैं? जनता दल की पाठशाला से तो निकले हैं। 5 बार सांसद रहे हैं। रामकृपाल यादव के भी राजनीतिक गुरु लालू जी ही हैं। रामकृपाल यादव 91-96 में जनता दल के टिकट पर सांसद रहे हैं, 2004 में आरजेडी के टिकट पर सांसद रहे हैं, और पिछले 2014 और 2019 ये 2 बार में तो है आपको बीजेपी के टिकट पर रहे हैं। ये तो लेकिन जब आपने कहा है तो एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे। आज जब आप देखते हैं कि लोग पार्टी में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और पार्टी छोड़ते हैं तमाम तरह की शिकायतें करते हैं। वैसे में एक चीज आपने और देखा होगा, रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध कभी भी वैसी कोई टिप्पणी करने से बचते हैं। हमेशा आज भी बीजेपी में है, फिर भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ टिप्पणी करने से बचते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने उनको राजनीति में लाया, और इसका कद्र, इसका लिहाज आज भी करते हैं, जो कि आज के नेताओं में यह चीज देखने को नहीं मिलता है। रामकृपाल यादव ही इसमें एक अपवाद है। जी, तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, भाजपा में भी दबे स्वर में रामकृपाल, देखिए भाजपा जो ये 70+ की नीति बना रही है कि जो बुजुर्ग सांसदों को थोड़ा रिटायरमेंट प्लान देना चाहती है भाजपा। कहा जा रहा है कि करीब 150 से ज्यादा सांसद जो हैं, जो 2 से 3 बार जीत चुके हैं, विशेष परिस्थिति छोड़ करके अभी हम उस पर भी आ रहे हैं। तो भाजपा में दबी जुबान से विवेक ठाकुर के नाम का चर्चा है। बिहार जाति से आते हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर जो कि पटना के सांसद रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं, और अभी वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद भी। तो दबी जुबान से ये भी आ रही है चर्चा कि रामकृपाल यादव को जो है टिकट काट कर और विवेक ठाकुर को दिया जाए। हालांकि मेरी समझ से ऐसा अगर काम होता है तो भाजपा घाती गोल करने के लिए तैयार है, क्योंकि रामकृपाल यादव यदि पाटलिपुत्र से लड़ते हैं तो जीत की पूरी गारंटी है। आज भी रामकृपाल यादव अपने घर पर कम लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं। वो तो अलग विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी जानते हैं कि रामकृपाल यादवों के वोट से तो कम से कम सांसद नहीं बने। ये बात उनको भी खूब पता है। यादवों का कुछ 10-15% तबका ही उनके साथ है, उनके व्यक्तिगत संबंध। ये हालांकि वो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन अभी तक जैसा मैंने शुरू में कहा, वहां पर 3-4 वोटों की संख्या बहुत अच्छी खासी। आज तक यादव, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, कोई जिसको बोलते हैं, तो माना जाए कि भूमिहार वोट जो है और पिछड़ा वोट रामकृपाल यादव को पूरा का पूरा मिलता है। तो भूमिहार वोट बीजेपी के अलावा जाएगा किसको? यादव वोट भी पूरा का पूरा चला जाता है आरजेडी को। वो तो चूंकि रामकृपाल यादव है, पुराने जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए कुछ पिछली छटक कर जाते हैं, वो भी बहुत नहीं जाता। कुर्मी कोयली का वोट जो है पूरी तरीके से बीजेपी को जाता था। तो इस बार वही समीकरण तो विचित्र बनने वाला है कि कुर्मी कोयली वोट इस बार कहां जाएगा, क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ रहा है। देखिए, हमने 2019 का आपको डाटा दिया, लेकिन 2014 का डाटा अभी तक नहीं दे पाए। मैं 2014 का डाटा आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जदयू से रंजन प्रसाद यादव भी चुनाव लड़े थे, उनको 97,000 वोट आया था। बीजेपी के रामकृपाल यादव उस समय भी जीते थे, उनको 3,83,000 वोट आया था, और मीसा भारती को 3,42,000 वोट आया था। तो ये जो रंजन यादव के वोटों को मिला दिया जाए,
रंजन यादव को जो वोट आया था प्लस सीपीआई माले जो है वहां पर खड़ा हुआ था और उसको भी करीबन 51,623 वोट आया। इन तो वोटों को मिला दिया जाता है तो रामकृपाल यादव को वो निस्बत ज्यादा हो जा रहे हैं। देखिए, इस बार का चुनाव में तो तगड़ा संघर्ष रामकृपाल यादव को झेलना पड़ेगा। हालांकि पहले के चुनाव में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन इस बार का चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ेगा। इस बार का हैट्रिक आसान नहीं होगा। अगर मैं आज फिर कह रहा हूं कि लालू यादव अपने परिवार से बाहर अगर इस टिकट को देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देते हैं, तो ये सीट आरजेडी इस बार जीत सकती है, बशर्ते कि लालू परिवार के मोह से बाहर निकले। आप बात समझिए ना, आप केवल चुनाव के समय में इलाके में जाइएगा और लालू यादव का फोटो ऐसे लेकर आप दिखाइएगा, एयरपोर्ट से उतरिएगा, इससे वोट मिल जाएगा क्या? क्षेत्र की जनता के बीच में आपको पसीना बहाना होगा। जो काम रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र बिल्कुल कर रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी घूमते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं सुनते, वो लोग भी सुनते हैं। इसीलिए अगर महागठबंधन जो अब की एनडीआई का आईएनडीआई बन चुका है, अगर ये चाहता है कि बीजेपी को उस सीट पर इस बार शिकस्त देना, तो मेरी व्यक्तिगत समझ है कि इस बार लालू परिवार से बाहर के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। ओपी राजभर जिनका कि अपना अच्छा खासा आधार है यूपी में, आपने देखा घोषित सीट पर अच्छी खासी उनकी संख्या थी, उसके बावजूद हार गए। सवर्ण वोटर की संख्या 40,000 के आसपास है। इसके बावजूद जिस प्रकार से एनडीए की हार हुई, ओपी राजभर कल नवादा आए थे, उन्होंने भी कह दिया है कि बिहार में 40 सीट पर हमारी तैयारी है। तो क्या माना जाए कि एनडीए में भी वोटों का बिखराव होगा? देखिए, एनडीए में वोटों का बिखराव होगा। आप सिर्फ किसी एक खास पार्टिकुलर जाति के नेता हैं, यूपी में आपका कितना प्रभाव है ये तो यूपी के लोगों ने देख लिया है। अब आप बिहार में आइएगा इलेक्शन के 6 महीने पहले और अपने जाति के नाम पर लोगों को संगठित करिएगा, तो 6 महीना में कितना संगठित कर पाइएगा ये तो देखने वाली बातें होंगी। ऑलरेडी बसपा ने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन आप देखिए बसपा यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र जो यूपी से सटे हुए हैं वहां पर भी कितना वोट ला पाता है, वहां पर भी वोट कटवा ही बंद कर रहा था। तो ओपी राजभर भले यूपी में हो, बिहार में उनकी नहीं चलने वाली है। नहीं, वैसे में क्या था कि एनडीए के साथ उनका गठबंधन है, क्या बिहार में अलग अलग लगते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, बिहार में इस बार सिर्फ 2 धुरी रहने वाली है इधर की सीटों पर। तीसरी धुरी अगर ओवैसी और पप्पू यादव की बन गई सीमांचल के क्षेत्रों में, अगर पप्पू यादव को लोग अपने साथ में नहीं लाते हैं और सीमांचल के क्षेत्रों में अगर पप्पू यादव और ओवैसी मिल गए, मायावती मिल गई, तो आप समझ सकते हैं कि फिर नुकसान किसको होगा। भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। दो सवाल और ले लेते हैं सुमन जी। एक तो आपने देखा जो तस्वीरें आई नई दिल्ली से, G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी थे, हेमंत सोरेन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति, और सबसे महत्वपूर्ण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लगातार हम कहते आए हैं, कई महीनों से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंफर्ट फील करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, एनडीए के साथ। हमारी बातों पर नहीं जाइए, तस्वीरें जो आपने देखी होगी वो तस्वीरें बयां कर रही है। शुरू में भी हमने कहा था, जिस प्रकार से अटल जी की सभा में दिल्ली गए थे, उस समय भी नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करने गए थे, कि परसों भी जो गए हैं प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए गए हैं। क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? क्योंकि कल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आशंका व्यक्त की है कि यह मुलाकात एक संयोग नहीं है, कुछ समीकरण बन सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लगातार हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। हालांकि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जदयू के प्रवक्ताओं ने, जदयू के नेताओं ने लगातार इन बातों का खंडन किया है। कल भी जदयू के अभिषेक झा जो प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसको अलग तरह से नहीं लिया जाए। वो गए थे, मुख्यमंत्रियों को भोज था, मुख्यमंत्री को जो राष्ट्रपति की तरफ से भोज था उसमें गए थे। इन बातों पर उन्होंने सीधे कहा कि अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि बिना आग का धुआं होता है? देखिए, किसी भी पार्टी में किसी प्रवक्ता की क्या हैसियत है ये आपको भी खूब पता है। कोई प्रवक्ता अगर कुछ बात बोल, 2017 में भी तो ये लोग ये बात बोल रहे थे, 2013 में भी बोल रहे थे प्रवक्ता। कहने का मतलब है कि इन प्रवक्ताओं की बात पर बिल्कुल नहीं जाना है। बड़े नेता रातों रात जो डिसीजन चाहे वो ले सकते हैं।
हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर से यही मानना है कि नीतीश कुमार को अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई समझ सकता है तो वो खुद नीतीश कुमार ही है, उनके अलावा कोई नहीं। उनके अलावा किसी दूसरे को उनको समझना बहुत मुश्किल काम है। और रहा सवाल ही कि मैंने भी फोटो देखा है, और आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि वो जहां कहीं भी उनको फोटो लिया गया है, वो जैसे हमारे बिहार में या बाकी जगह कहा जाता है कि एक नाराज फूफा जिस तरीके से चेहरा बनाया हुआ रहता है, आप उनका एक्सप्रेशन देखेंगे, सारे जगह उनका एक्सप्रेशन एक ही है, भाव भंगिमा उनकी सारी जगहों पर एक ही है। तो नीतीश कुमार काफी अलग मूड में दिख रहे हैं। हालांकि कल क्या होगा, लेकिन आरजेडी में और कांग्रेस में नाराजगी जरूर होगी। वो लोग चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भोज में नहीं जाएं। भोज की सियासत आपको पता है। देखिए, सवाल ये है कि नीतीश कुमार तो भोज कैंसिल करने वाले लोगों में से है, तो भोज में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो आरजेडी और कांग्रेस के दबाव में थोड़े ना है। वो तो सबको अपने दबाव में रखने वाले नेता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जब नीतीश कुमार जो है सबसे कम विधायक वाली पार्टी उनकी है, उसके बावजूद आप देखिए चाहे जितना इन लोग में घमासान हो, नीतीश कुमार अभी जाना चाहेंगे एनडीए में, वहां स्वागत है, फिर वहां से आना चाहेंगे महागठबंधन में, वहां स्वागत है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत को दर्शाता है। और हम लगातार एक बात और कहते आए हैं कि इतने सालों के राजनीतिक जीवन में केंद्र में मंत्री रहे, कई बार कई विभागों के मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार इतने साल से बने हुए हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक दाग नहीं है। इतने साल के राजनीतिक जीवन में आप देखिएगा कि तमाम नेता जो है किसी ना किसी विवादों में फंसे रहते हैं। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेदाग छवि बिहार की भी इज्जत को बढ़ाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इज्जत को तो बढ़ाता ही है कि अगर ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने तो निश्चित तौर पर देश का और कल्याण हो सकता है। देखिए, ये तो बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक कभी नहीं लगा है। ठीक है, वो अपने अलग अलग फैसलों के लिए कई बार आलोचना का भी शिकार हुए हैं, और राजनीति में ये तो होता रहता है। लेकिन हकीकत तो ये है, आपको भी मानना होगा, हमको भी मानना होगा, और उनकी पार्टी के लोगों को भी मानना होगा कि जो नीतीश कुमार का ग्राफ 2005 में था वो 2023 में नहीं है। नीतीश कुमार अपने राजनीति के ढलान पर है, और ये ढलान का अंतिम सिरा कब आएगा ये देखने का विषय होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब बहुत दिनों तक सक्रिय राजनीति में नहीं कर पाएंगे ऐसा हमें लगता है, और बिहार के बहुत सारे लोगों को लगता है। अब विशेष तो देखिए, आखिरी सवाल मेरा है, फिर से हम आ जाते हैं मेन मुद्दा जो हमारा है आज का, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट 2024 में क्या समीकरण बनता है। रामकृपाल यादव का अपना चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी एनडीए इस बार चुनाव लड़ रहा है। वैसे में रामकृपाल यादव के लिए अपने इमेज के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा कितना कारगर होगा 2024 में जीत का हैट्रिक लगाने के लिए? देखिए, इन सब चीजों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मोदी जी का एक चेहरा है, लेकिन मोदी जी का भी चेहरा, जैसे मैंने नीतीश कुमार के बारे में बताया, मोदी जी का भी चेहरा वो 2014 वाला अब चेहरा नहीं बचा। उस चेहरे पर भी हल्की हल्की झुर्रियां आनी चालू हो गई, लोकप्रियता में कमी आई है, निश्चित तौर पर आई है, लोकप्रियता में कमी आई है। और एक बात जान जाइए कि बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण बहुत ही खतरनाक समीकरण है बीजेपी के। तो रामकृपाल यादव अगर चाहते हैं कि वो इस सीट पर इस बार जीतकर हैट्रिक लगाएं, तो उनका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि कुर्मी और कोयरी वोटरों को वो एकजुट अपने साथ रख सके, और दलित जातियों में जहां भी जो भी उनको असंतोष का सामना करना पड़ रहा है या उनके बीच में कोई असंतोष है इनके लिए, उन सब चीजों को जाकर ये सॉर्ट आउट करें। अभी इनके पास में 6 महीना बचा हुआ है, क्योंकि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये सब तमाम फैक्टर मिलाकर के जो आप पिछले वोटों की बात कर रहे हैं वो नहीं गोल बंद होंगे? जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि गोलबंद नहीं होंगे, पर हर समाज में, हर क्षेत्र में कुछ असंतुष्ट लोग होते हैं। रामकृपाल यादव को भी सांसद बने हुए 9 साल हो गया। अगर छिटपुटिया रोड और नाली का निर्माण के अलावा अगर हम कोई देखें तो रामकृपाल यादव के जिम्मे को बहुत बड़ी उपलब्धि अभी तक नहीं आई है अपने क्षेत्र में।
जगलपुरा हाईवे, बीटा से दानापुर एलिवेटेड रोड, ये सब चीजें अभी सामने नहीं आई हैं। पटना बाईपास जगलपुरा में आप देखें कितना जाम लगता है। कई बार इन्होंने डिमांड किया लोकसभा में, वहां पर फ्लाईओवर बन जाए, जाम की समस्या हो। कहने का मतलब ये है कि अभी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर रहा, पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जो आरके सिंह ने कोइलवर के बगल में समानांतर एक सेतु बनाकर दिखा दिया, वैसा पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव ने अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर 2024 का जो महासंग्राम है, इसमें रामकृपाल यादव के लिए हैट्रिक लगा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि रामकृपाल यादव का अपना चेहरा, लोगों के बीच में रहने की उनकी छवि, इजी अवेलेबल रहने की जो उनकी जो छवि है, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, उसको लेकर के आशा लगाई जा रही है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के मोह से आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं को जगह देते हैं, रीतलाल यादव से लेकर के भाई वीरेंद्र जैसे नेताओं को अगर इस बार से पाटलिपुत्र सीट से उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर हो सकती है। वैसे में अगर सवर्ण वोट और पिछड़ा वोट गोलबंद नहीं हुआ, तो रामकृपाल यादव के लिए जीत का हैट्रिक लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 के महासंग्राम में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।